नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज चर्चा करेंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी खेमे में लगातार हलचल जारी है। ये हलचल दौरों के रूप में, मीटिंग्स के रूप में, मंथनों के रूप में सामने आ रही है। एक महीने में दूसरी बार बीजेपी के बीएल संतोष, एक महीने में दूसरी बार राधा मोहन राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और तमाम जो आला अधिकारी आप जिनको कहेंगे, बड़े पदों पर बैठे लोग, उनके साथ चर्चा जारी है, चिंतन मनन जारी है। चिंतन मनन इस बात को लेकर के भी 2022 के चुनाव किस तरह लड़े जाएंगे। चिंतन मनन इस बात को लेकर के भी कि क्या नेतृत्व में कोई परिवर्तन किया जाना है और आगामी चुनाव को लेकर के किस तरह धार दी जाए अपनी पार्टी को, अपनी नीतियों को। लेकिन सवाल ये कि इन सब बैठकों, मीटिंग्स, मंथन, इनका आखिर निष्कर्ष क्या निकलेगा, और यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। चिंतन प्लस मनन इक्वल क्वेश्चन। 2022 के चुनाव भले ही 5 अलग अलग राज्यों में होने हैं, लेकिन उसमें से उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल बन गया है। शायद इसलिए भी क्योंकि दिल्ली की जो सत्ता है उसका रास्ता यूपी से होकर के ही जाता है, इसलिए यूपी में कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए, इसकी अब पूरी प्लानिंग शुरू कर दी गई है। आप कह सकते हैं रोड मैप तैयार किया जा रहा है 2022 के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल इन मीटिंग्स के बाद जो नतीजे निकलते हैं, जिस तरह के बयान सामने आते हैं, उनसे मिलते हैं। बयान इस तरह का भी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लगातार कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब भी बयान लिया गया, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। करीब 2 से 3 बार उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को कहा कि जो नेतृत्व है वो दिल्ली से तय किया जाएगा, आला कमान तय किया जाएगा, प्रदेश की तरफ से नहीं तय किया जाएगा और वहीं से सारी रणनीति बनेगी। तो 2 बड़े पद पर बैठे नेताओं के बयानों के बीच इस तरह का विरोधाभास आखिर क्यों है, यही सब हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। मेहमानों के साथ हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के बाजारों में रौनक लौट आई है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से बंद शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट आज से खुल गए हैं, तो दूसरी ओर यूपी बीजेपी में भी बैठकों और मंथनों का दौर जारी है। चुनाव को लेकर बीजेपी में एक बार फिर से मंथन का दौर शुरू हो गया है। 3 दिवसीय दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे, जिसके बाद से ही मीटिंग का सिलसिला जारी है, जो सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। वहीं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी राजधानी लखनऊ पहुंचे, जो भाजपा मुख्यालय में चुनाव की रणनीति पर 3 दिन तक मंथन करेंगे। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाना, साथ ही विधानसभा परिषद में 4 सदस्यों के मनोनयन पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा कोर कमेटी की बैठक में सरकार के कार्यों पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री, साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल इन बैठकों में शामिल होंगे। अब देखना होगा कि बैठकों के बाद क्या बड़े निर्णय लिए जाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बता दें आपको, लगातार यहां बैठकों का सिलसिला जारी है। आज भी अपने 3 दिवसीय दौरे पर बीएल संतोष राजधानी लखनऊ में हैं और बैठकें इतनी लंबी चल रही हैं कि कहा जा रहा है दोपहर 11 बजे से रात के 10 बजे तक बैठकों का सिलसिला चलेगा। इनमें किस तरह की रणनीति 2022 के चुनाव को लेकर के बनेगी, किस तरह से सारे जो नीतियां हैं उनको तय किया जाए, किन किन मुद्दों को लेकर के आगे हमें बढ़ना है 2022 के लिए, उन सब पे चर्चा होनी है। साथ ही किस तरह से उस खोए हुए जनाधार को भी वापस लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी के हित में नहीं रहे, ये सब ने देखा कि किस तरह से जोर आजमाइश की गई चुनाव के लिए। पूरा 1 महीने का उसमें वक्त दिया गया, कितने चरणों में उन चुनावों को कराया गया, लेकिन नतीजे मनमाफिक नहीं आए। उधर पड़ोसी राज्य बंगाल के भी नतीजों का कुछ इसी तरीके का हाल रहा है। तो इस वक्त
यूपी 2022 के चुनाव जिस तरह से बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, उन्हीं को लेकर के ये तमाम बैठकें हो रही हैं। लेकिन इन बैठकों से क्षण क्षण के जो निष्कर्ष निकल करके आ रहे हैं, जो तमाम बयानों के रूप में, जो तमाम और बातें जो सूत्रों के जरिए मिलती हैं, उनके जरिए मिलता है, उनमें बहुत ज्यादा दो अलग गुटों का विरोधाभास दिख रहा है। और सवाल इस बात का भी कि अगर लखनऊ से दो अलग अलग आवाजें आ रही हैं तो दिल्ली आला कमान इन आवाजों पर शांत क्यों नहीं है? क्या उनकी ये शांति इस बात के लिए है कि वक्त आने पर सही नाम बता दिया जाएगा, या उनकी शांति इस नाम पर है कि अभी भी असमंजस की ही स्थिति बनी है? तमाम बैठकों से जो मंथन होगा, निष्कर्ष निकलेगा, तब जाकर के कुछ तय किया जाएगा। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ये चिंतन और मनन किस लिए और इसका निष्कर्ष आखिर क्या निकलना है। और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सपा की तरफ से हमारे साथ यासिर जी जुड़े हुए हैं। यासिर जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत अनीता जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। बीजेपी आप भी देख रही होंगी, हम भी, और तमाम जो जनता जिसकी राजनीति में रुचि है वो भी इस तरफ बड़ी उत्साह भरी निगाहों से देख रही है कि तमाम संगठन से बड़े पदाधिकारी लखनऊ में मौजूद हैं। राजधानी लखनऊ में भी आप कहेंगे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सब बैठक और जो मीटिंग्स हैं उनमें शामिल होते हैं। लेकिन क्यों आखिर हम दो अलग अलग आवाजें उत्तर प्रदेश से सुन चुके हैं? आपने भी बयान सुने होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव लगातार इस बात को लेकर के कहते हैं कि 2022 का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो बिल्कुल सीधा सीधा नहीं आता। क्या वो स्वतंत्र देव सिंह के बयान के साथ अपनी सहमति नहीं रखते हैं? लगातार इस बात को कहना कि सब कुछ दिल्ली से तय होगा। क्या वो जो नेतृत्व इस वक्त यूपी में है उनको नहीं मानते हैं? क्या आखिर ये दो अलग अलग बयानों का हम मतलब निकालें? बयान दिया था उससे पहले स्वतंत्र देव सिंह का बयान नहीं आया था। स्वतंत्र देव सिंह जी का बयान, अध्यक्ष जी का बयान अभी आया है 2 दिन पहले। तो उन्होंने उसके बाद कोई भी केशव मौर्य जी का बयान नहीं आया। तो जो संगठन अनीता जी, इसमें मैं पिछले 15 दिन भी जोड़ रही हूँ। BL संतोष का 1 महीने के अंदर ये दूसरा दौरा है, ये पिछले 15 दिन को भी मैं जोड़ लूं। का कोई बयान नहीं आया, कोई टिप्पणी नहीं आई है। वो पहले उन्होंने कहा था कि आला कमान तय करेगा। जब अध्यक्ष जी ने बोल दिया कि हमारे यहाँ योगी जी के नेतृत्व में होगा, उसके बाद उन्होंने कोई भी इसमें बयान नहीं दिया, ना कोई उन्होंने कोई भी, ये आप उनके बाद का कोई भी बयान आप बता पाएंगे। उससे पहले वो कह रहे थे कि हाँ आला कमान जैसे तय, वो बात सही है, जैसे हमारे यहाँ संगठन तय करेगा चाहे ऊपर से। अब लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोल दिया कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो पूरी पार्टी एग्री है कि योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। अनीता जी, इसमें तय करने जैसी कोई बात है क्या? हम यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या फिर नेतृत्व बदला जाएगा? कि इसमें अभी भी दो राय हैं? योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें कोई इफेक्ट देख रहे हैं तो तमाम मीटिंग से हम बैठकें देख रहे हैं, तमाम मीटिंग्स देख रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ तक का लगातार आना जाना देख रहे हैं, फीडबैक जाते हुए देख रहे हैं। उनके हम क्या निष्कर्ष निकालें? किस लिए ये आखिर? तो हमारे यहाँ वैसे भी देखिए कार्यकर्ता हमेशा, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं और यहाँ पे हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। और हम लोग जो है, ये बात सही है कि हम लोग जो कार्यकर्ताओं का संपर्क जनता से रहता है और कार्यकर्ता का सीधे नेतृत्व से संपर्क रहता है। और इसी कारण जो है हमारी पार्टी अपने काम पे ध्यान देती है। उसी को जो थोड़ी से मतलब पदाधिकारी नहीं है, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति, उसको पूर्ति कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं। जो भी ये मीटिंगें हैं ये चुनाव को लेते हुए एक सर्वोपरि बनाई जा रही है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि नेतृत्व बदलने के लिए है या नया नेतृत्व लाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये मीटिंगें हो रही हैं और आने वाले समय चुनाव को अच्छे से लड़ा जा सके, इसको मद्देनजर रखते हुए मीटिंगें हो रही हैं। ठीक है, आपके हिसाब से ये आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सब मीटिंग्स और बैठकें की जा रही हैं, नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। यासिर जी, अगर बदलाव नहीं होगा तो इतनी हलचल हम क्यों देख रहे हैं?
ठीक है अनीता जी, बहुत माफी चाहूंगी, यासिर जी से सवाल था, आप ही की बात लेके मैं यासिर जी के पास गई हूँ। ठीक है, देखिए जब पूरा, ठीक है अनीता जी, ठीक है अनीता जी, बोलिए यासिर जी। देखिए जब पूरा इनका समय, जिस वक्त इनको जनता की मदद करनी थी, जिस वक्त लोगों के साथ खड़े होना था, उनके दुख सुख में भागीदारी करनी थी, जिस वक्त जनता ऑक्सीजन के लिए परेशान थी, जिस वक्त जनता इस उम्मीद में थी कि किसी तरीके के ऐसे काम होंगे जिससे जनता का हित होगा, रोड्स बनेंगी, बहुत सारी चीजें इस तरीके की करी जाएंगी जिससे कहीं ना कहीं जनता का फायदा होगा डायरेक्ट। उस वक्त तो तुष्टीकरण हो रहा था, उस वक्त तो अलग अलग बातें हो रही थी। आज ये समय है कि जब 6-8 महीने चुनाव के रह गए हैं तो शायद उनको आभास हो रहा है कि जनता दोबारा नहीं आने वाली इनकी बातों में। तो ये अपने उड़द फेर जो भी जिस तरीके के कर रहे हैं, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, जनता इस बार बिल्कुल भ्रमित नहीं होगी। जनता ने हमेशा, पिछली बार, इसके बाद हमेशा जनता की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले पब्लिक की रिक्वायरमेंट है खाना, उसकी रहाइश, उसके लिए आवागमन की सड़कें, जो हमेशा समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया है। मॉड्यूल पहले से मौजूद है। तो जनता, जाहिर सी बात है, इनकी सरकार अब इस बार नहीं चुनेगी और इसी की उथल पुथल है इनकी पार्टी के अंदर दिख रही है। ठीक है, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सुबह से बैठकें शुरू हो चुकी हैं, महीने में दूसरी बार ये कहेंगे दिल्ली की तरफ से संगठन के बड़े पद पर आसीन बीएल संतोष आते हैं, राधा मोहन आते हैं। पिछली बार बोला गया था विधायकों से बातचीत करने के लिए आए, फीडबैक लेकर के गए, लेकिन 15 दिन के अंदर दूसरी बार, क्या 2022 को लेकर के ये जबरदस्त मंथन है या प्रदेश बीजेपी में जो नेतृत्व को लेकर के असमंजस की स्थिति है उसे ठीक करने के लिए है? इसे चुनाव की तैयारी या चुनाव मोड में बीजेपी नहीं, सभी राजनीतिक दल लगभग चुनाव मोड में है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिगुल इसलिए बच गया क्योंकि जिस तरह के नतीजे पंचायत चुनाव में आने चाहिए थे उस तरह के नतीजे नहीं आए। साथ ही साथ कई एक घटक दल भी पहले ही अलग हो चुके हैं। साथ में खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए और भी हम कई सारी चुनावी रणनीतियों की बात सुन रहे हैं। और बीएल संतोष का यहाँ पर दोबारा आने का सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बीते 2 दिन पहले जो तब्दीली की गई, यानी ए.के. शर्मा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के कयासों के बाद पूर्ण विराम लगा और उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। और वो भी संगठन में उनके उपाध्यक्ष बनने के ठीक अगले दिन एक बैठक बुलाई जाती है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से और उन्हें तारुफ कराया जाता है हर एक बड़े और से लेकर छोटे पदाधिकारी तक कि ए.के. शर्मा साहब अब देखेंगे और कई सारी चीजों में उनका हस्तक्षेप रहेगा। उसके बाद बीएल संतोष का यहाँ आना, कार्य समिति की बैठक का निर्णय किया जाना कि 2 दिन कार्य समिति की बैठक रहेगी, ये सारी बातें हैं जो संगठन में अंदरूनी तौर पर ढांचे में बहुत सारी तब्दीलियां की तरफ इशारा कर रहा है। और ये भी साफ हो गया है कि अब उसकी भागदौड़ सीधे केंद्र शासित सरकार के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे प्रधानमंत्री या उनकी तरफ से बनाई गई। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक तरह से पुख्ता हो गया है कि जो बागडोर है वो दिल्ली हाईकमान से है और तमाम मंथनों के बाद क्या निष्कर्ष होगा अब ये देखने वाली बात होगी। अभिषेक, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों हम लोग रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि आखिर पिछले 15 दिन से जिस चीज की सुगबुगाहट बहुत तेजी के साथ हो रही है वो सही निकल पाएगी या नहीं। इन तमाम मंथन्स और मीटिंग्स का आखिर निष्कर्ष क्या निकलेगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे हम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम कि किस तरह प्रदेश बीजेपी में हलचल का दौर जारी है। 15 दिन में आप कहेंगे दूसरी बार संगठन के महामंत्री बीएल संतोष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रहते हैं। संगठन की तरफ से ही राधा मोहन वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं और ये जो बैठकें चल रही हैं इनमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े पदाधिकारियों के मौजूद होने की बात कही जा रही है। तो क्या 2022 को लेकर के रणनीति हो रही है? क्या 2022 को लेकर के चुनाव में बीजेपी जिस तरह से उतरेगी, क्योंकि पिछले पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद और बंगाल के नतीजे आने के बाद अब 2022 के चुनाव में कुछ जो मायने हैं वो बदल चुके हैं। बीजेपी थोड़ा सा भी रिस्क इसमें नहीं लेना चाहती है, क्योंकि 5 साल की सत्ता के बाद दोबारा सत्ता में आना, वो भी तब जब दूसरी लहर में हमने जबरदस्त भयावह प्रकोप भी देखा और किस तरह की तमाम सहूलियतें मिली, तमाम सुविधाएं मिली, वो भी देखा कि कितनी परेशानियां जनता ने उठाई। तो इन सब को लेकर के क्या रणनीति बनाने की तैयारी है? क्या संगठन की कार्य योजनाओं को अब धरातल पे लागू करने की बारी है? किस तरह की ये सब मीटिंग्स हो रही हैं? हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनीता जी जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से उनसे संपर्क करते हैं। अनीता जी, यहाँ पर जो ये मीटिंग्स और बैठकें हो रही हैं, इन पर सवाल इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले 15 दिन से कभी इस बात की खबर निकल के आती है सूत्रों के जरिए कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, कभी इस बात की खबर लेकर के आती है कि जो पद हैं वो बदले जाएंगे, सरकार से संगठन में कोई भेजा जाएगा उसमें बदलाव होंगे, कभी खबर आती है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है। इतनी सारी खबरें आती हैं, लेकिन मंथनों के बाद भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। एक निष्कर्ष हमने छोटा सा जरूर देखा कि किस तरह अरविंद शर्मा जी हैं उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इसके अलावा कोई मोटे तौर पर निष्कर्ष अभी भी नहीं निकला। क्या उसी निष्कर्ष की तैयारी है जो लगातार सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक बैठकों का दौर जारी है? सेक्टर में जो है हमारे मैंने कहा ना, हम लोग काम कर रहे हैं, काम के आधार पे ही काम होता है। और संगठन की मीटिंगें हम लोग चुस्त दुरुस्त करने के लिए कर रहे हैं। संगठन को जो हमारे रिक्त स्थान है उसको पूर्ति कर रहे हैं। जो जैसे महिला मोर्चा हमारा नहीं बना तो महिला मोर्चा बन गया, युवा नहीं बना था युवा बन गया, मीडिया का नया आ गया। ये सब हमारी जो चीजें रही हुई थी उसको हम पूरा ठीक कर रहे हैं, क्योंकि एक ढांचा हम चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। उसमें क्या से लगाना या अफवाहों पे ध्यान देना ये सब कुछ नहीं है। देखिए हमारे यहाँ सीधी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे संगठन में भी, और मैं आज जो समाजवादी पार्टी के बैठे नेता बोल रहे हैं, प्रवक्ता, वो कह जा रहा है। माफी चाहूंगी, थोड़ा सा रोकूंगी यहाँ पे आपको। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, नवनीत सहगल वो ले रहे हैं, वहां ले चलते हैं। देश में संक्रमण की दर जो है काफी घट रही है, और ये जैसे मैंने बताया 3T और जो रणनीति कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कोरोना कर्फ्यू, निगरानी समितियों द्वारा घर घर सर्वेक्षण और एग्रेसिव वैक्सीनेशन, टीकाकरण को तेजी से जो लागू किया गया, उसका ये परिणाम है कि आज प्रदेश में इतने कम मामले आए हैं। जहां पर कि देश के अन्य हिस्सों में, अन्य प्रदेशों में, जिनकी ऐसे प्रदेश जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से आधी या 1/4 भी है, वहां पर प्रतिदिन 10,000 के आसपास जो है वो मामले आ रहे हैं। प्रतिदिन 10,000 आ रहे हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 4,163 जो हैं ये मामले हैं। यहाँ ये भी बताना है कि प्रदेश में जो टेस्टिंग है, जैसे मैंने बताया ट्रेसिंग, जो ट्रेस का कार्य हो रहा था, वो पूरी जो हमारी निगरानी समितियां घर घर जा रही हैं, और ये कार्य लगभग साल भर से बहुत तेजी से चल रहा था। उसे 5 मई से विशेष अभियान के अंतर्गत गाँव में भी जो है एक एक घर में जाके वो लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं, उनका वहाँ पे एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, और एंटीजन टेस्ट कराने पर यदि लक्षण होने पर भी नेगेटिव आता है तो RT-PCR टेस्ट कराया जा सकता है। लगभग 17 करोड़ 21 लाख की जो जनसंख्या तक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं, घर घर पहुंचकर इस जनसंख्या का हालचाल लिया है। इनमें से जो संक्रमित पाए गए हैं उनका इलाज कराया है, और एक संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार घर घर जाकर जो है वो तलाश रही है, और यही एक कारण है कि जो है संक्रमण को रोकने में सफलता मिल रही है। दूसरा जो था टेस्ट में मैं बताना चाहूँगा कि इतने कम मामले होने पर भी 213 मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन
टेस्ट की संख्या घटाई नहीं गई है। कल 2,21,000 टेस्ट हुए हैं और अब तक मिला के 5,54,00,000 टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, जो देश में सबसे अधिक है। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव आने की जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट के 0.1% रह गया है। और अभी तक जितने भी लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ था उनके ठीक होने की प्रतिशत भी अब बढ़कर 98.5% रह गई है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक संक्रमण जो है कोरोना के संक्रमण के खिलाफ एक बहुत बड़ी जो है वो सफलता है। और इसको आगे बढ़ाए रखने के लिए 2 अपील माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। वो ये कि हम सबको ये ध्यान में रखना है कि कोरोना का संक्रमण प्रदेश में कम हुआ है परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है। काटना कंपलसरी है क्या? कोरोना की स्थिति को लेकर के जानकारी दे रहे हैं नवनीत सहगल कि किस तरह यूपी में कोरोना की स्थिति इस वक्त है, उसे लेकर के एसीएस सूचना नवनीत सहगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हालांकि यूपी में लगातार कोविड केसेस बहुत हद तक कम हो चुके हैं और आज से बाजारों में रौनक भी आ चुकी है कि रेस्टोरेंट, होटल्स और जो रोड साइड मार्केट था उसको भी खोल दिया गया है। लेकिन फिलहाल कोरोना की स्थिति को लेकर के ये जानकारी नवनीत सहगल की ओर से। तो अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश बीजेपी में चिंतन मनन की स्थिति लगातार बनी हुई है। हमारे साथ सपा की तरफ से यासिर जी जुड़े हुए हैं। यासिर जी, यहाँ अगर हम बात करें हलचल की तो सपा में भी पिछले दिनों काफी हलचल देखने को मिली जब बसपा से कई बड़े नेता विधायक उन्होंने आकर के सपा पार्टी को ज्वाइन किया या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो कह तो सकते हैं कि तैयारियां आपकी तरफ भी पूरी चल रही हैं। देखिए, हमारी तैयारी और इनकी तैयारी में बहुत फ़र्क है। हमारी तैयारी है कि हम फिर से जनता की सेवा कर पाएँ। हमारी तैयारी है कि हम फिर सत्ता में आकर के जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी मदद कर पाएँ, उन लोगों के सपोर्ट कर पाएँ जो इस 5 साल में कुढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, जिनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई गई। अभी हाल ही का केस कोविड का देख लीजिए। और तमाम तरीके की उपलब्धियों की बात गिनाने पे आए तो भारतीय जनता पार्टी क्या गिनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार को, इसने इस पूरे वक्त में क्या दिया। मैं नहीं समझ पाता हूं कि किसी भी तरीके से इनको ये अच्छी तरीके से समझ जाना चाहिए कि पब्लिक इतने वक्त में ये जान गई है, उसको समझ में आ रहा है कि वो क्या चुनेगी। समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्षों की पार्टी रही है। उसने हर वक्त जिस समय भी नेतृत्व करा है उस नेतृत्व को प्रूव करा है। एक्सप्रेस वे देख लीजिए और तमाम सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं गिनवा सकता हूं, एक तमाम लिस्ट है जिसको मैं गिनवा सकता हूं। मगर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अगर गिनवाने पर आए तो इनके पास बहुत ही कम उपलब्धियां हैं जो ये गिनवा सकती हैं, जो इन्होंने जनता को दी। एक छोटा सा शेर मैं अपना अर्ज करना चाहता हूं, इससे तमाम सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि भरम है क्या तुम्हें अब भी कि जनता माफ कर देगी। भरम है क्या तुम्हें अब भी कि जनता माफ कर देगी। बहुत के घर उजाड़े हैं ये सुपड़ा साफ कर देगी। निरी सरकार भर तुमने कहीं जुल्मत नहीं रोकी कि अब जनता की बारी है सही इंसाफ कर देगी। कि अब जनता की बारी है सही इंसाफ कर। उसी जनता को मनाने के लिए शायद जो चुनाव आगामी आने वाले हैं 2022 में, उसी की तैयारियां आप चल रही हैं। लेकिन देखना होगा कि जो जनता है उसका पलड़ा किसी और झुकता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद अनीता जी जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए। यासिर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अभिषेक आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। हालांकि 2022 को लेकर के जिस तरह हलचल शुरू हुई है उस पर चर्चा विस्तार के साथ होनी चाहिए, लेकिन वक्त की सख्त कमी है। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।